हेलो एवरीवन, मैं के सिंह आपके सामने मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें कि हम लोग नंबर सिस्टम सीख रहे थे। और इससे प्रीवियस की क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखा था कि नंबर सिस्टम को किस किस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट नंबर में क्लासिफाइड किया गया था, जिसमें कि आ गए थे आपकी सम्मिश्र संख्याएं, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। उसे अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया था, जिस जो कि वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं से बनी हुई थी। फिर वास्तविक संख्याओं को क्लासिफाई किया गया था दो पार्टों में, जिसमें आपके आ गए थे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जिसको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कहते हैं। फिर परिमेय संख्याओं को फिर दो पार्टों में क्लासिफाई किया गया था, बांटा गया था, जो कि आपका जाता है भिन्न और पूर्णांक संख्या। फिर भिन्न को लेकर के एक स्पेशल वीडियोज में आपको कंप्लीट भिन्न को लेकर के कंप्लीट चीजें, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन को आपको समझाया गया था, बताया गया था। और फिर आप लोगों को पूर्णांक संख्या को फिर बताई गई थी, जो पूर्णांक संख्या को तीन तरीके से अलग अलग पार्टों में क्लासिफाई किया गया था, बांटा गया था। और उस तीनों पार्ट में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो धनात्मक पूर्णांक है। उस धनात्मक पूर्णांक को लेकर के आज स्पेशल वीडियो आप लोगों की सामने आज की क्लास में होने वाली है। तो आज की क्लास हम नंबर सिस्टम में, आज की क्लास जो है नंबर सिस्टम में हम कंप्लीटली धनात्मक पूर्णांक संख्या के प्रकारों को सीखेंगे, समझेंगे और देखेंगे किस प्रकार से धनात्मक पूर्णांक संख्या कुल मिला के 10 से 11 संख्याओं में विभाजित होती है। और उसे हम लोग सेपरेटली एक एक कर करके उसके डिटेल्स को, उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेज को इस प्रकार से। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक। आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के प्रकार, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के प्रकार। तो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के प्रकार जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें कि आपका फर्स्ट में जो होता है, सबसे फर्स्ट जो आपका आ जाएगा, सबसे फर्स्ट में जो हम देखेंगे, सबसे फर्स्ट में आ जाते हैं आपके, सबसे फर्स्ट में जो आते हैं पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। होल नंबर, WHOLE, होल नंबर कहते हैं। फिर आपके आ जाते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। NATURAL, नेचुरल नंबर कहते हैं। फिर आपके आ जाते हैं 3 नंबर में सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या। सम संख्या में हम लोग इसे क्या कहते हैं, सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं, EVEN, इवन नंबर कहते हैं। फिर फोर्थ नंबर में आपके आ जाते हैं विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। फिर आपके आ जाते हैं विषम संख्या भाज्य, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। फिर आपके आ जाते हैं 6 नंबर में भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, COMPOSIT, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। फिर आपके आ जाते हैं भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। फिर आपके आ जाते हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। फिर हम लोग सीखेंगे कि जुड़वां अभाज्य संख्या, जुड़वां, जुड़वां अभाज्य, जुड़वां अभाज्य संख्या, जुड़वां अभाज्य संख्या, जुड़वां अभाज्य संख्या, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, ट्विंस प्राइम नंबर कहते हैं, ट्विंस प्राइम, प्राइम नंबर कहते हैं। फिर आपके आ जाते हैं ट्विंस प्राइम नंबर के बाद आ जाते हैं आपके परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर जुड़वां अभाज्य संख्या हो गए। फिर आप कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण
वर्ग संख्या, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट SQUAR स्क्वायर नंबर कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। फिर आपके 10th में आ जाते हैं 10वें नंबर में जो आपका जाते हैं पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर कहते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर कहते हैं, CUB क्यूब नंबर कहते हैं। उसके बाद सबसे आखिरी का जो नंबर होता है वो आपके आते हैं परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो हमने जाना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या के जो प्रकार हैं वो इस प्रकार से कुल मिला के 11 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 11 प्रकार के पूर्ण संख्या धनात्मक पूर्णांक संख्या के जो प्रकार होते हैं वो सब मिला के 11 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला जो पार्ट है वो पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर कहते हैं, प्रकृत संख्या है जिसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, सम संख्या है जिसे इवन नंबर कहते हैं, विषम संख्या है जिसे ऑड नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या जिसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य या संयुक्त संख्या कहते हैं जिसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, सह अभाज्य संख्या जिसे को प्राइम नंबर कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या जिसे ट्विंस प्राइम नंबर कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या जिसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं, पूर्ण घन संख्या परफेक्ट क्यूब नंबर कहते हैं, परिपूर्ण संख्या जिसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो आप लोगों को जहां तक कि पीछे की कॉन्सेप्ट्स में अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट के माध्यम पूछ सकते हैं और अभी आपको अच्छे से इस क्लास में आपको समझाया जा सकता है। यहाँ तक समझ आने में अगर किसी को परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे मैं आपको एक रिमाइंड करा दूं कि इससे पीछे हम लोगों ने पूर्णांक संख्या सीखा था, पूर्णांक संख्या सीखा था, जिस पूर्णांक संख्या को मुख्यतः 3 पार्टों में बांटा गया था। एक आपका क्या था, पॉजिटिव INTEGERS इंटीजर्स था, NEGATIV निगेटिव INTEGERS इंटीजर्स था, और एक क्या था आपका जीरो, ZERO जीरो या जीरो इंटीजर्स, जीरो INTEGERS इंटीजर्स था, जीरो इंटीजर्स था। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसे शून्य या शून्य पूर्णांक कहते हैं, शून्य या शून्य पूर्णांक, शून्य या शून्य पूर्णांक कहते हैं, शून्य या शून्य पूर्णांक कहते हैं। और इसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो इस तरह से पूर्णांक संख्या को, इस प्रकार से पूर्णांक संख्या को मुख्यतः जो था, पूर्णांक संख्या को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया था, धनात्मक पूर्णांक, शून्य या शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ये एक तरीके से फर्स्ट बेसिस पर पूर्णांक को 3 पार्टों में बांटा गया था। इसमें हम लोग शून्य और शून्य पूर्णांक को हम लोग ना ही शून्य प्लस होता है, ना ही शून्य क्या होता है, माइनस होता है, ना ही शून्य माइनस होता है, ना ही शून्य प्लस होता है, शून्य न्यूट्रल होता है, शून्य क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना प्लस और ना माइनस। और नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, ऋण वाली जो संख्या होती है, माइनस वाली जितनी भी संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 से अनंत तक, उसको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। धन वाली जो होगी, प्लस वाली जो संख्या होगी 1 2 3 से लेकर के अनंत तक, उसे क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो आज की टॉपिक जो थी हमारी इस धनात्मक पूर्णांक को लेकर के थी कि धनात्मक पूर्णांक के जो प्रकार है, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के जो प्रकार हैं वो इस प्रकार से 11 प्रकार में उसे वर्गीकृत किया गया है। यहाँ तक समझ आने में अगर किसी भी स्टूडेंट्स लोगों को ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से परेशानी हो रही है तो आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अब इसे हम इरेज कर करके हम एक एक करके सभी संख्याओं के बारे में डिटेल में सीखेंगे। अब हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या को हम लोग अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं, और कहा जाता है शून्य से प्रारंभ होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या किसे कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को गिनती की संख्या कहते हैं, और उसमें शून्य लग जाए, उसमें क्या लग जाए, शून्य लग जाए। शून्य से प्रारंभ होने वाली
गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में 0 1 2 3 4 से लेकर के अनंत तक चले जाएंगे तो ये हमारी क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी। पूर्ण संख्या की शुरुआत किससे होती है, शून्य से होती है। आगे आपका जो दूसरा नंबर का जो पॉइंट है, धनात्मक पूर्णांक संख्या का जो दूसरा पॉइंट है वो है प्राकृत या प्राकृतिक संख्या है। प्राकृत या प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो एक से प्रारंभ होने वाली गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब जो गिनती की संख्या कहां से शुरू होगी, एक से शुरू होगी। गिनती की संख्या कहां से, एक से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 से लेकर के अनंत तक चले जाएंगे, ये क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर, प्राकृत या प्राकृतिक संख्या। प्राकृत या प्राकृतिक संख्या इसे कहते हैं। अब इसमें नोटिसेबल पॉइंट्स क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है। अब देख सकते हैं सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या है कौन सी होगी, वो एक होगी। क्या होगी, एक होगी। शून्य प्राकृत संख्या नहीं होती है। अब देखिए शून्य इसमें है लगा हुआ, शून्य नहीं, इसका मतलब शून्य प्राकृत संख्या नहीं होगी। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी, होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होगी पूर्ण संख्या, सॉरी, प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होगी क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। 1 2 3 4 5 जो है आपका क्या है, प्राकृत संख्या है। और पूर्ण संख्या क्या, शून्य 1 2 3 4 से लेकर के अनंत तक है। तो ये एक से लेकर के अनंत तक, आपको एक से लेकर के अनंत तक पूरा का पूरा प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या कर रही है, पूर्ण संख्या हो रही है। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या हो रही है, नहीं। तो आपसे पूछा गया यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बताया गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। तो यहां तक समझ आने में किसी को परेशानी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं इसको जल्द से जल्द मेंशन कर लें। अब हम लोग सम संख्या जानेंगे। अब हम लोग सम संख्या जानेंगे कि हमारा जो धनात्मक पूर्णांक संख्या जो है उसकी 3 नंबर की जो संख्या है, तीसरा जो पार्ट है हमारा क्या है, आपका सम संख्या है, जिसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं। तो इवन नंबर किसे कहते हैं, तो वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, शेषफल कुछ नहीं बचेगा, शेषफल 0 हो जाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब सम संख्या जो होगा 2 4 6 8 10 12 14 16 इत्यादि जो होगी उसे क्या कहेंगे, हम लोग सम संख्या कहेंगे। मतलब सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। 2 4 6 8 10 इसकी क्या है, उसकी उदाहरण है। अब इसमें कुछ नोटिसेबल पॉइंट्स है। क्या कर रहा है, प्रत्येक सम संख्या 2 का गुणज होता है। जितनी भी सम संख्याएं हैं, जितनी भी क्या है, सम संख्याएं 2 का गुणज है। ये कितने नंबर का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छके 12। मतलब ये देख सकते हैं, मतलब ये पहला गुणज है, 2 का दूसरा गुणज है, 2 का तीसरा गुणज है, ये 2 का चौथा गुणज है, ये 2 का पांचवा गुणज है, 2 का छठा गुणज है। मतलब जितनी भी सम संख्याएं होती है, जितनी भी सम संख्या होगी सब क्या होगी, 2 के गुणज होते हैं। क्या होते हैं, 2 के गुणज होते हैं। किसके गुणज होते हैं, 2 के गुणज होते हैं। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। अब सबसे छोटी जो सम संख्या आप देख रहे हो, सबसे छोटी जो सम संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी जो सम संख्या क्या है, 2 है। और शून्य एक सम संख्या है। शून्य क्या है, एक सम संख्या है। शून्य क्या है, एक सम संख्या है। इसका डिटेल भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूं। जैसे कि एक संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर हम इसे क्या करते हैं, निरूपित कर देते हैं। तो संख्या रेखा पे शून्य हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, माइनस में 2 हो गया, माइनस में 4 हो गया। तो आप इसको हम संख्या रेखा पे मैंने क्या किया, सम संख्या को निरूपित कर दिया। अब हमने क्या जाना कि सबसे छोटी जो शून्य एक सम संख्या होती है, शून्य एक सम संख्या होती है, ठीक है। अब इसको लेकर के हम एक आगे का पॉइंट देखते हैं तो और अच्छे से समझेंगे। प्रत्येक सम संख्या के बीच का अंतर 2 होता है। तो हमने क्या जाना, प्रत्येक सम संख्या के बीच का अंतर भी क्या होता है, 2 होता है। तो 2 और 4 के बीच, मतलब 4 में से 2 गया तो कितना हो गया, दोनों का अंतर कितना हो गया, 2 हो गया। दोनों का अंतर कितना हो गया, 2 हो गया। 4 6 के बीच में कितने हैं, 6 में से 4 गया तो 2। 8 4 6 और 8 के बीच का अंतर कितना है, 2 है। तो मतलब कि सभी सम संख्या के बीच का अंतर 2 है। तो 2 के अगर पीछे हम चले जाएंगे, 2 के पीछे जाएंगे तो कहां जाएंगे, शून्य की ओर जाएंगे। कहां जाएंगे, शून्य की ओर। 2 में से कितने घटाएंगे कि शून्य हो जाए, तो 2 घटाना पड़ेगा। इसका मतलब जो नंबर आने वाला है
वो कौन सी संख्या आने वाली है? शून्य। तो यहां से प्रमाणित होता है कि शून्य भी क्या है? एक एक क्या है? सम संख्या। शून्य भी क्या है? एक सम संख्या। और क्यों? क्योंकि प्रत्येक सम संख्या के बीच का अंतर क्या होता है? दो होता है। सभी प्रत्येक प्रत्येक सम संख्या के बीच का अंतर क्या होता है आपका? दो हो जाता है। क्या हो जाता है? दो हो जाता है। दो हो जाता है। दो हो जाता है। इस प्रकार से बढ़ता हुआ चला जाता है। तो हमने समझा, हमने जाना कि क्या है? शून्य भी क्या है? एक शून्य भी क्या है? शून्य भी एक सम संख्या है। शून्य भी एक क्या है? सम संख्या है। सम संख्या होती है यह है। शून्य भी एक क्या है? सम संख्या। प्रत्येक सम संख्या के बीच का अंतर दो होता है। हमने जाना है कि 8 में से 6 गया तो 2, 4 में से 6 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 2, ठीक है ना। उसके बाद है 2 में से शून्य गया तो कितना? 2 हो जाएगा। तो हमने जाना प्रत्येक सम संख्या के बीच का अंतर क्या होता है? 2 होता है। प्रत्येक सम संख्या के अंत में, प्रत्येक सम संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। प्रत्येक सम संख्या के अंत में क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6 कितना? 0, 2, 4, 6, 8 होता है। सपोज करते हैं, मान करके हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम लेते हैं दो, जैसे कि हम लेते हैं 1, 3, 5, 7, ठीक है ना। लास्ट में क्या लगा रहेगा? शून्य। तो अंत में शून्य आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। 5, 7, 9, 2। तो इसमें अंत में अगर मतलब सम संख्या जो होती है उसके अंत में क्या आ जाएगा? 2 आ जाते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। मतलब जितनी भी सम संख्याएं होती है, जितनी भी सम संख्या होती है उसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होते ही होते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि सम संख्या की क्या विशेषता है, सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या की परिभाषाएं क्या होती है, इसको हम लोगों ने जाना कि प्रत्येक सम संख्या 2 का गुणज होता है। पर सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। शून्य जो है एक सम संख्या है। प्रत्येक सम संख्या के बीच का अंतर 2 होता है। प्रत्येक सम संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं। और एक और भी नोटिसेबल पॉइंट है जो कि हम जानते हैं कि प्रत्येक सम संख्या, सम संख्या, प्रत्येक सम संख्या, प्रत्येक सम संख्या, प्रत्येक सम संख्या 2n के रूप का होता है। 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 आप कहोगे सर ये क्या होता है? तो आप समझ लीजिए। और 2n के रूप का होता है। और n जो होता है, n क्या होता है? जहां पर n क्या होगा? पूर्णांक होगा। जहां n क्या होगा? पूर्णांक होगा। जहां n क्या होता है? पूर्णांक होता है। जहां n क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है माइनस में भी संख्याएं, प्लस में भी संख्या, और साथ ही साथ शून्य भी, साथ ही साथ शून्य भी। तो हम कह सकते हैं क्या? हम क्या कह सकते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 2n के रूप का होता है सम संख्या, तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं? n का हम मान क्या करते हैं? 1 रख के देखते हैं। n का मान हम 1 रख के देखते हैं। तो 2 गुना 1 बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। 2 गुना, तो n का मान हमने क्या डाला? 1 डाला। तो 2 गुना 1 बराबर 2। तो 2 क्या है? सम संख्या है। अब हम क्या करते हैं? अब हम करते क्या है? हम 2 n का मान क्या करते हैं? 3 डाल देते हैं, या n का मान 2 डाल देते हैं। तो 2 गुना 2 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। n का मान मैंने क्या डाला? यहाँ पर 2 डाला था। 2 गुना 2 कितने हो गए? 4। तो 4 भी सम संख्या है। फिर हम क्या करते हैं? 2 के n के जगह पे हमने n के मान के जगह पे 3 डाल देते हैं। तो 2 तिया क्या हो गया? 6। तो 6 आपका क्या है? 6 आपका क्या है? सम संख्या है। हम 2 के जगह पे हम क्या करते हैं? 2 के जगह पे हम 5 रख देते हैं। 2 के जगह पे हम 5 रख देते हैं। 5 पूर्णांक संख्या, तो 5 गुना 2 कितना हो जाएगा? 10। 10 आपका क्या है? सम संख्या। मतलब जितनी भी सम संख्याएं होती है वो किस रूप की होती है? 2n के रूप की होती है। 2n के रूप की होती है। हम लोगों ने इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखा, जाना। ऑनलाइन वाले बच्चे, स्टूडेंट्स, अगर कहीं से कोई परेशानी हो रही है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ऑफलाइन वाले बच्चे इसे जल्द से जल्द मेंशन कर लें, अपने कॉपी में राइट नोट कर लें। अब हम लोग विषम संख्याओं को बारे में सीखेंगे। विषम संख्याओं को लेकर के सीखेंगे कि विषम संख्या किसे कहते हैं। फोर्थ नंबर हमारा जो पॉइंट है क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या जिसे हम लोग ऑड नंबर कहते हैं, किसे कहते हैं? तो वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। वैसी संख्याएं जो क्या होती है? 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। 2 से पूर्णतः क्या होती है? विभाजित नहीं होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। एक, एक हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, क्या हो गया? 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11, 13, ये सब जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं? विषम संख्या होते हैं। ये सब क्या होते हैं? विषम संख्या होते हैं। और विषम संख्याओं में कुछ नोटिसेबल पॉइंट्स क्या है? सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। तो सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है?
एक होती है, सबसे छोटी विषम संख्या होती है। प्रत्येक विषम संख्याओं के बीच का अंतर भी 2 होता है। मतलब कि प्रत्येक विषम संख्या 3 में से 1 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 5 गया तो 2, 7 में से 9 गया तो 2, 11 में से 9 में से 11 गया, 11 में से 9 गया तो 2, 13 में से 11 गया तो 2। मतलब हमने जाना कि दो सम संख्या के बीच में भी क्या होता है, बीच का गैप भी, बीच का अंतर भी 2 होता है। प्रत्येक विषम संख्या के बीच का गैप भी क्या होता है, 2 होता है। उसके बाद प्रत्येक विषम संख्या 2n प्लस माइनस 1 के रूप का होता है। यानी अर्थात हम ये कह सकते हैं, अतः हम ये कह सकते हैं 2n प्लस 1 तथा 2n माइनस 1 2n माइनस 1 के रूप का होता है, 2n माइनस 1 के रूप का होता है। तो इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसे हम देख लेते हैं कि एक्चुअली में ये होता क्या है। तो हम यहाँ पर n का मान, हम n क्या है, पूर्णांक है, मतलब पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। तो n का मान हम 1 डाल देते हैं। n का मान 1 डालेंगे तो हम क्या देखते हैं, ठीक है, हम क्या देखते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 1, मतलब हम देखते हैं कि क्या देखते हैं, 2 गुना 1 2 प्लस 1, मतलब क्या हो गया 3, क्या हो गया 3। तो हमने देखा n क्या है, 3 है, तो 3 मतलब क्या है, 3 कौन सी संख्या होती है, विषम संख्या होती है। अब हम n का मान 1 ही डालते हैं, n का मान क्या करते हैं, 1 ही डालते हैं। तो इसको देख लेते हैं, 2 इंटू 1 माइनस में 1, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया 2 माइनस में 1, मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये जो 1 हमारा है, ये जो हमारा 1 है, क्या है, वो क्या है, आपका विषम संख्या है। इस प्रकार से n का हम कोई भी मान पुट करेंगे, n का हम कोई भी मान अगर हम पुट करेंगे, मतलब पूर्णांक संख्या होगी, तो क्या होगी, वो सभी के सभी क्या हो जाएगी, n का कोई भी मान पूर्णांक संख्या के रूप में रहेगी, जो 2n प्लस 1 के रूप की रहेगी, तो क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी, ईडीसी। इस प्रकार से हम इसको जानते हैं। तो हमने जाना कि वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। पर सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। प्रत्येक विषम संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा 2 होता है। प्रत्येक विषम संख्या 2n प्लस 1 के रूप का होता है, यानी 2n प्लस 1 तथा 2n माइनस 1 के रूप का होता है, जहां n क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। हमने एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने 1 लिया और दोनों में मैंने पुट किया, दोनों में पुट किया, प्लस में भी, प्लस 1 में भी पुट किया, माइनस 1 में भी पुट किया, तो हमें क्या पता चला, दोनों को दोनों विषम संख्याएं निकली। इसका मतलब इससे पता चलता है कि प्रत्येक विषम संख्या 2n प्लस माइनस 1 के रूप का होता है। अगर किसी स्टूडेंट्स लोगों को समझने में परेशानी हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में सीखेंगे कि अभाज्य संख्या किस प्रकार से इसको परिभाषित किया जाता है। तो अभाज्य संख्या जिसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या जिसे हम क्या कहते हैं, इसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 अपवर्तक होते हैं, वे प्राकृत संख्याएं, मतलब वे प्राकृत संख्याएं जिसके जिसके क्या होते हैं, केवल 2 अपवर्तक होते हैं, एक और वे सेम, एक और वे स्वयं, अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि हो गया आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब अपवर्तक किसे कहते हैं, 2 या तो एक के पहाड़ा से कटेगा या तो स्वयं के पहाड़ा से कटेगा, 3 या तो एक के पहाड़ा से कटेगा, एक के टेबल से कटेगा, या तो 3 के पहाड़ा मतलब स्वयं से कटेगा। तो ये जो एक हैं और 2 हैं, ये जो एक हैं और जो 3 हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, अपवर्तक हैं। क्या हैं, अपवर्तक होते हैं। क्या होते हैं, अपवर्तक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। तो मतलब आपका 2 के कितने वर्तक हो गए, 1 और 2, मतलब 1 और वो स्वयं। 3 के कितने वर्तक हुए, 1 और 3, मतलब 1 और वो स्वयं, 1 और वो स्वयं जो हो गए, ये क्या कहलाएंगे इसके, ये क्या कहलाते हैं इसके, ये 2 और 3, ये 2 और 3 क्या हो गया आपका, ये 2 और 3 अभाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। हम 5 को भी लेकर के चल सकते हैं। तो 5 जो है, 5 या तो 1 से ही कटेगा या तो 5 के टेबल से ही कटेगा। अब बात करेंगे 7, या तो 1 के टेबल से ही कटेगा या तो 7 के टेबल से ही कटेगा। बात करते हैं 11, बात करते हैं 11, या तो 1 के टेबल से ही कटेगा या तो 11 के टेबल से, मतलब स्वयं के टेबल से ही कटेगा, स्वयं के टेबल से ही कटेगा, स्वयं के टेबल से ही कटेगा, या तो 1 से ही पूरा पूरा भाग लगेगा। तो वैसी संख्या जिसके कितने अपवर्तक हो, सिर्फ 2, केवल 2 अपवर्तक हो, तो वे सारी संख्याएं, वे सारी संख्याएं जो होगी, वे सारी संख्याएं जो होगी क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। क्या हो जाएगी,
अभाज्य संख्याएं होगी। अब इसमें कुछ नोटिसेबल पॉइंट्स क्या है, प्रत्येक अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड या 2 अपवर्तक होते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी, सबसे क्या है, छोटी भी है और सबसे क्या है, बड़ी भी, सम अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो 2 केवल और केवल एकमात्र ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 के बाद कोई भी दूसरा समअभाज्य संख्या नहीं आता है। तो ये सबसे छोटी भी समअभाज्य संख्या हो गई और ये सबसे बड़ी भी अभाज्य संख्या हो गई। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। जल्द से जल्द इसे अपने कॉपी में राइट नोट कर लें और अगर किन्हीं को डाउट है तो वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब हम लोग भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या को समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, पूर्ण संख्या सीखा, प्राकृत संख्या सीखा, सम संख्या सीखा, विषम संख्या सीखा और भाज्य संख्या सीखा। अब हमारा जो नंबर है वो भाज्य संख्या है, जिसे हम लोग भाज्य संख्या भी कहते हैं या संयुक्त संख्या भी कहते हैं, जिसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो वे प्राकृत संख्याएं जिनके 2 से अधिक अपवर्तक हो, मतलब फैक्टर हो, वे प्राकृत संख्याएं जिनके सिर्फ 2 अपवर्तक हो अभाज्य संख्या कहलाती थी। अब क्या है, वे प्राकृत संख्याएं जिनके 2 से अधिक अपवर्तक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 डॉट 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 ईटीसी, ये सारे के सारे जो हैं संख्या क्या है, सब के सब क्या है, भाज्य संख्या है। कहिए सर कैसे भाज्य संख्याएं हैं, कैसे भाज्य संख्या, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे कि 4 है तो 4 1 के टेबल से ही लगेगा, 2 के टेबल से भी लगेगा, 4 के टेबल से भी लगेगा। अब बात करते हैं 6 की, 1 के टेबल से भी लगेगा, 2 के टेबल से भी लगेगा, 3 के टेबल से भी लगेगा और 4 के टेबल से भी लगेगा। इसका मतलब कह सकते हैं 6 के कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर। 4 के कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं। फिर 8 की बात करेंगे तो 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा, उसके बाद 4 से भी भाग लगेगा और 8 से भी भाग लगेगा। कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए। उसके बाद बात करते हैं किसकी, बात करते हैं 9 का, 1 से भी भाग लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा और 9 से भी भाग लगेगा। तो कितने फैक्टर हैं, 2 से अधिक 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 फैक्टर हैं। ये सारी की सारी जो संख्या है 4, 6, 4, 6, 8 और 9, ये सारी की सारी कौन सी संख्या कहलाएगी, भाज्य या संयुक्त संख्या कहलाएगी, भाज्य या संयुक्त संख्या कहलाएगी। अगर किन्हीं को डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब इसमें कुछ नोटिसेबल पॉइंट्स क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, ये बात एकदम सही है। सबसे छोटी जो हम देख रहे हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है। और सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी, समभाज्य संख्या भी क्या है, 4 है। समभाज्य संख्या कौन सी भाज्य संख्या, सम, ये 4 तो सबसे छोटी संख्या है ही, साथ ही साथ समभाज्य संख्या भी 4 है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या जिसको को प्राइम नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। तो वे 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ केवल 1 हो, केवल क्या हो, 1 हो। तो मतलब कह सकते हैं वे दो या 2 से अधिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ केवल क्या हो, 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं या कहलाती है। जैसे कि बात करते हैं 2, 3, किसकी बात करते हैं, 2, 3 हो गई आपकी, 2, 3 की बात करते हैं, 2, 3, 2 और 3 का जब हम क्या करते हैं एचसीएफ लेंगे हम, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, रेस्ट कितना बचेगा, 1। फिर 1 से हम 2 में भाग लगाते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है। तो मतलब इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, 2, 3 का एचसीएफ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 2, 3 का एचसीएफ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और उसके बाद 4, 9 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। 8, 15 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। 14, 15 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके जिसके मतलब क्या होते हैं, जिसके महत्तम समापवर्तक क्या होता है, वे 2 या 2 से अधिक संख्या जिसके महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कितने होते हैं, कितने होते हैं, 1 होते हैं। क्या होते हैं, केवल 1 होते हैं, उसे क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। 2, 3, 4, 9, 8, 15, 14, 15 इसके क्या है, इत्यादि इसके उदाहरण हैं। तो किन्हीं भी स्टूडेंट्स को, ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टूडेंट्स को कहीं से भी प्रॉब्लम है तो वो बेझिझक कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या जिसे ट्विंस प्राइम नंबर कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्विंस प्राइम नंबर
कहते हैं, इसे हम लोग सीखेंगे। तो वे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर हमेशा 2 हो, मतलब अभाज्य संख्या होना चाहिए, दो अभाज्य संख्या, वे दो अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर हमेशा क्या हो, 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 3 और 5, 3 भी आपका क्या है, अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, और दोनों के बीच का अंतर भी कितना है, 2 है। दोनों के बीच का अंतर भी कितना है, 2 है। 5 में से 3 गया तो 2। 5 और 7, 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। दोनों के बीच का अंतर 7 में से 5 गया तो 2। 13 में से 11 गया तो बीच का अंतर कितना हो गया, 2। 17 और 19 का अंतर कितना हो गया, 2। 11 भी क्या है आपके, 11 भी आपके क्या है, 11 भी आपके क्या है, अभाज्य संख्या है। 13 भी अभाज्य संख्या है। 17 भी अभाज्य संख्या है। 19 भी अभाज्य संख्या है। 19 भी क्या है, अभाज्य संख्या। तो दो अभाज्य संख्या के बीच का अंतर, दो अभाज्य संख्या के बीच का अंतर क्या हो, 2 हो। 2 हो तो वैसी जो संख्या होगी, वैसा जो जोड़ा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, जुड़वां अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद आता है आपका पूर्ण वर्ग संख्या। क्या, कौन सी संख्या आती है, पूर्ण वर्ग संख्या आती है। तो पूर्ण वर्ग संख्या को कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। तो वे संख्याएं जो किसी पूर्णांक संख्या के वर्ग के बराबर हो, वे संख्या जो किसी पूर्णांक संख्या के वर्ग के बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया। अब इसकी हम बात करते हैं। अब क्या है, अब क्या कर रहा है कि किसी पूर्णांक संख्या, कर वे संख्या जो किसी पूर्णांक संख्या के वर्ग, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या जैसे होगा, 1 हो गया पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक संख्या हो गया। अब इसका वर्ग करेंगे तो कितना आया, 1। 2 हो गया पूर्णांक संख्या, 3 हो गया पूर्णांक संख्या, 4 हो गया पूर्णांक संख्या, 5 हो गया पूर्णांक संख्या, 6 हो गया पूर्णांक संख्या। अब कह रहा उसके किसी पूर्णांक संख्या के वर्ग, तो पूर्णांक संख्या का वर्ग, पूर्णांक 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, जितनी भी संख्या आएगी, जितनी भी संख्या आएगी वर्ग के बराबर होगी। मतलब 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 हो गया, 3 का वर्ग क्या हो गया, 9 हो गया, 4 का वर्ग 16, 5 का 5 बचे 25, 6 का 6 छके 36। तो 1 का वर्ग कितना हो गया, 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कौन सी है, पूर्णांक संख्या है। और उनके वर्ग कितने, 1, 4, 9, 16, 25, 36 है। तो 1, 4, 9, 16, 25 जो है किसी पूर्णांक के वर्ग के बराबर है। इसका मतलब 1, 4, 9, 16, 25, 36 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। यहां तक किसी को, किन्हीं स्टूडेंट्स को डाउट है तो आप यहां से पूछ सकते हैं। अब इसके बाद का जो पॉइंट्स है, इसके बाद का जो पॉइंट्स है वो पूर्ण घन संख्या। कौन सी घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है, जिसे परफेक्ट क्यूब नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, परफेक्ट क्यूब। तो वे संख्याएं जो किसी पूर्णांक संख्या के घन के बराबर हो, जिस प्रकार से ये पूर्णांक के वर्ग के बराबर है, यहाँ पूर्णांक के घन के बराबर होती है, पूर्ण घन संख्या कहलाती है। जैसे 1 हो गया, 8 हो गया, 64 हो गया, 25 हो गया, 216 हो गया। अब हम बात करते हैं, ये एक क्या है, आपका पूर्णांक है, पूर्णांक है। और उसके बाद फिर क्या है, 2 क्या है, पूर्णांक है। 3 क्या है आपका, फिर आपके क्या हो जाएंगे, फिर क्या आएंगे, 3 आपके क्या है, पूर्णांक हैं। 4 क्या है आपके, 4 क्या है, पूर्णांक है। 5 क्या है, पूर्णांक है। 6 क्या है, पूर्णांक है। अब इसका जो है घन, इसका घन का मतलब पावर में 3। एक का घन 1 गुना 1 गुना 1 1 होता है। 2 गुना 2 गुना 2, 2 चौके 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। 3 तिया नेत तिया 27, 4 चौके 16 चौके 64, 5 पचे 25 पचे 125, 6 छके 36 छके 216। तो हमने क्या जाना कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पूर्णांक संख्या है और इसके जो घन है क्या है, 1 के घन 1 हो गए, 2 के घन 8 हो गए, 3 के घन 27 हो गए, 4 के घन 64 हो गए, 5 घन 125 हो गए, 6 के घन 216 हो गए, एंड सो ऑन। मतलब कि जो पूर्णांक संख्या के, जो किसी पूर्णांक संख्या के घन के बराबर है, पूर्णांक संख्या घन के बराबर 1 है, 8 है, 64 है, 25 है, 216 है। मतलब ये सारी संख्या 1, 8, 64, 125 और 216 इस प्रकार की संख्या पूर्ण घन संख्या कहलाएगी, पूर्ण घन संख्या कहलाएगी। तो किन्हीं स्टूडेंट्स को अगर डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर उन्हें ये हमारी वीडियो, हमारी क्लासेस अच्छी लगे तो किसी भी अच्छी लगे तो वो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स लोग को क्या करें, इन्हें शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को, सभी मैथ्स एस्पिरेंट्स को ये हमारी क्लासेस समझ में आ रही होगी। अब हमारी जो सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो है परिपूर्ण संख्या। अब उसे हम सीखेंगे। अब हम लोग परिपूर्ण संख्या सीखेंगे। अब हम लोग क्या सीखेंगे? परिपूर्ण संख्या सीखेंगे, जिसे हम लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं। परफेक्ट नंबर कहते हैं वह संख्या जिसके सभी उचित गुणनखंडों, मतलब स्वयं संख्या को छोड़कर, का योग उस संख्या के बराबर हो। क्या बोला? वह संख्या जिसके सभी उचित गुणनखंड, वह संख्या जिसके सभी उचित गुणनखंड, उन्हें उचित गुणनखंडों स्वयं संख्या को छोड़कर का योग उसी संख्या के बराबर होती है, उसे हम लोग परिपूर्ण संख्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिपूर्ण संख्या कहते हैं। उदाहरण के रूप में 6, 28 और 496 इसके क्या है? उदाहरण है। तो देख लेते हैं 6 क्या है। तो 6 के जो उचित गुणनखंड हैं, 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 3 से 3 हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। उसके बाद इसके हो जाएंगे 6, खुद इसके क्या हो जाएंगे? गुणनखंड हो जाएगा। मतलब 1 से पूरा पूरा ये भाग लग जाएगा, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ये 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ये स्वयं से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 1, 2, 3 और 6 क्या होगा? उसके उचित गुणनखंड हो गए। लेकिन उसमें क्या बोला जा रहा है? स्वयं संख्या को छोड़कर, स्वयं संख्या को, ये 6 नहीं होना चाहिए, स्वयं संख्या को छोड़कर जो भी संख्या बची है सभी का योग, सभी का क्या होना चाहिए? योग उस संख्या के बराबर होना चाहिए। 1 और 2, 3 और 3 कितने हो गए? 6। तो कहीं ना कहीं ये जो 6 हो गई, ये क्या हो गई? क्या हो गई? उसका जो उचित गुणनखंड है स्वयं को छोड़कर सभी का योग उसी संख्या के बराबर हो गई। इसका मतलब 6 क्या है? आपका परिपूर्ण संख्या है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी 28 की। किसकी बात करते हैं? 28 की बात करते हैं। 28 जो है आपका किस किस टेबल से लग जाएंगे? तो 28 आपके 1 से पूरे पूरे कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे, 4 से कट जाएंगे, 7 से कट जाएंगे, 14 से कट जाएंगे और स्वयं 28 से भी कट जाएंगे। तो स्वयं 28 तो खुद की संख्या वो है ही, उससे तो कट ही नहीं सकती है। इसका मतलब उचित गुणनखंड कौन हो गए? 1 हो गए, 2 हो गए, क्या हो गए? 1 हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए, 7 हो गए और 14 हो गए। तो सभी को हम ऐड कर लेते हैं, सभी को हम क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14। तो हम देखते हैं 3 और 4, 7, 7, 14, 14, 28। मतलब पता चल रहा है कि ये स्वयं जो संख्या के बराबर हो रही है। क्या हो रही है? स्वयं 28 जो है उस संख्या के बराबर, उसके उचित गुणनखंड स्वयं को छोड़ करके शेष की जो संख्या है उसका योगफल 28 आ रहा है, मतलब संख्या के बराबर आ रहा है। इसका मतलब 28 भी क्या है? परिपूर्ण संख्या है। ठीक उसी प्रकार से 496 भी क्या है? उचित उचित गुणनखंडों को, उचित गुणनखंडों में स्वयं को छोड़कर सभी का योगफल 496 के बराबर आएगी, तो क्या कहलाएगी? परिपूर्ण संख्या कहलाएगी। तो आज की जो हमारी क्लासेज है नंबर सिस्टम में, हम लोग क्या कर रहे थे? पूर्णांक संख्या में धनात्मक पूर्णांक को 11 वर्गों में डिटेल में हम लोगों ने समझा, उसके बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के वो सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखा, जो आपके क्लासेस के लिए 6 to 12 की क्लासेस के लिए, बेसिक्स के लिए आपके काफी इंपॉर्टेंट है। आपके आने वाले जो एग्जामिनेशन है उसमें काफी आपके ऑब्जेक्टिव्स, काफी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, क्वेश्चन को बनने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, मैथ से आपके डर को खत्म कर देंगे। तो हम लोगों ने आज की क्लास में सबसे पहले पूर्ण संख्या के बारे में सीखा, प्राकृत संख्या के बारे में सीखा, सम संख्या सीखा, विषम संख्या सीखा, अभाज्य संख्या सीखा, भाज्य और संयुक्त संख्या सीखा, फिर सहभाज्य संख्या सीखा, जुड़वा अभाज्य संख्या सीखा, फिर पूर्ण वर्ग संख्या सीखा, पूर्ण घन संख्या सीखा और परिपूर्ण संख्या को हमने सीखा। तो जहां तक कि हम बात करते हैं, जहां तक कि हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं आज की क्लास में, अगर किन्हीं स्टूडेंट्स, किन्हीं मैथ एस्पिरेंट्स को अगर समझने में कोई परेशानी हो रही है, सीखने में अगर कहीं डाउट्स हो रहा हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और किसी वीडियो की क्लिप में या साउंड प्रॉब्लम हो तो उसके लिए मैं खेद चाहूंगा। अपने तरफ से मैं 100% कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों तक हमारी क्लासेज, हमारी वीडियो आप लोगों तक बहुत मतलब पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आसानी से पहुंच सके। और कुछ जिम्मेदारियां आपकी भी है कि अपने फ्रेंड्स लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से इस चीजों को इन्फ्लुएंस किया जाए और सीखने में हेल्प हो, मदद हो जाए। तो आज की क्लास हम यहीं पे नंबर सिस्टम की इस क्लास को हम खत्म करते हैं। और हम पीछे की जो क्लासेज में हमने समिश्र संख्याओं को सीखा था,
परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या के बारे में सीखा था। उनके डेफिनेशंस, उनके एग्जांपल्स को हमने अभी तक नहीं जाना है। तो अगली क्लास जो होगी वो उसमें हम लोग उसके डेफिनेशंस को जान लेंगे और हम यहीं तक नंबर सिस्टम में रहने देंगे। उसके बाद फिर हमारी क्लासेज ट्रिगोनोमेट्री में चलेगी, जो कि कई दिनों से स्थगित थी, अब उन्हें आगे बढ़ाई जाएगी। तो हमारी इस वीडियो, हमारा ये क्लास कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और जहां भी कमियां होगी कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, मैं अपने आप में सुधार करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी को भारद्वाज अचीवर्स एकेडमी में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।